everyone. I hope you all are doing good. In this video, I wanted to talk to you all regarding your exams preparation. So, not even 10 days are left from your exams. 8th of December is education paper 2 का एग्ज़ाम फर्स्ट ही शिफ्ट में है आप लोगों का और बस 10 दिन ही ऑलमोस्ट है आपके एग्ज़ाम से पहले. सो इस टाइम पे प्रिपरेशन टिप्स जितनी होनी चाहिए थी, जितनी आपको बतानी चाहिए थी, वो तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं. बट कुछ और चीज़ें हैं जिनको मुझे शेयर करना था. सो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम से पहले मेरे प्रिपरेशन से पहले भी मैंने इन सारी चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखा था और आई वांटेड कि मैं आप लोगों से भी वो सारी टिप्स शेयर करूँ. सो उनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं दैट यू शुड नॉट डू बिफोर एग्ज़ाम. सो एग्ज़ाम से पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जो हमें करनी चाहिए, बट ऐसे भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं दैट वी शुड नॉट डू बिफोर द एग्ज़ाम्स, ताकि हमारे जो एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन है वो और थोड़ा बूस्टअप हो सके और हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है एग्ज़ाम से पहले सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होती है वो टाइम मैनेजमेंट की ही होती है. सो वैसे कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ जिसमें से पहला पॉइंट है डू नॉट स्टार्ट एनीथिंग न्यू. ओके, सो एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा टेम्पटेशन होता होगा, काफ़ी ज़्यादा ये लग रहा होगा कि यार ये भी छूट रहा है, वो भी छूट रहा है, ये नहीं पढ़ा है तो ये वाली बुक ना रुक गई है, रह गई है, वो उसने बोला था कि ये वाला बुक पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ लिखा है, उसमें वैसा कुछ लिखा है. सो ये सारी चीज़ों को ना थोड़ा सा लाइक काम डाउन होने की ज़रूरत है. ठीक है, एग्ज़ाम से पहले जितना आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जितने आपने नोट्स बना रखी है, ट्रस्ट मी उससे बेटर या फिर उससे ज़्यादा आपको इस टाइम पे तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ठीक है, एग्ज़ाम से पहले जितना आप चिल रहोगे, जितना दिमाग को स्ट्रेस नहीं देंगे आप, उतने ही फ़ायदे में रहेंगे. एग्ज़ाम से पहले कोई ज़रूरत नहीं है नए बुक्स को पढ़ने का या फिर नए कुछ टॉपिक्स को पढ़ने का. अगर कोई यूनिट आपने नहीं पढ़ी है अभी तक तो कोई ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग से स्टार्ट करने की. कोई भी चीज़ आप बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्टिंग से स्टार्ट इस समय पे तो बिल्कुल मत कीजिए. ठीक है, और बहुत लोगों को ये एक टबू होता है, एक मिथ है कि 10 के 10 यूनिट पढ़ के जाने हैं तो ही मेरा जेआरएफ हो सकता है, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं हो सकता. सो ये काफ़ी गलत बात है. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैंने पर्सनली भी ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को देखा है जिन्होंने 10 यूनिट सभी नहीं पढ़ा था. उन्होंने आई थिंक 8 यूनिट ही मैक्सिमम अच्छी तरीके से पढ़ के गए थे और फिर भी उनका जेआरएफ हो गया. सो इट डिपेंड्स कि आप अपनी प्रिपरेशन पे क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. और इट्स बेटर कि आप 80% को 100% अपना टाइम दो, ना कि 100% में बस 50% ही टाइम दीजिए. व्हाट आई मीन टू से इज़ जितना आप लोग पढ़ोगे उतना सॉलिड पढ़िए. ज़रूरी नहीं कि आप 100% पूरा कंप्लीट करके जाओ, बट कुछ भी चीज़ को आपने अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाओ तो जो पढ़ रहे हो उस पर आप अपना 100-200% दीजिए. ज़रूरी नहीं कि आपको 100% ही अपना सिलेबस कंप्लीट करके जाना है तो ही आपका जेआरएफ निकल सकता है या फिर नेट निकल सकता है. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, बस इसलिए जो भी पढ़ रहे हो आप वो सॉलिड पढ़ के चाहिए, उस पे कुछ भी कमी मत रखिएगा, उसमें कंजूसी नहीं करनी है, अपनी मेहनत में कंजूसी नहीं करनी है. जितना आपको पता है, जितना आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है उसी को 100% पढ़ के जाइए. कोई भी चीज़ नई तरीके से इस मोमेंट पे स्टार्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अगर आपको उसके बारे में सीखना है तो एग्जाम्स के बाद में आप लोग फिर से वो सारी बुक्स पढ़ लेना. ठीक है, इस मोमेंट पे नई चीज़ें बिल्कुल स्टार्ट मत कीजिएगा. नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज़ नॉट रिवाइजिंग इनफ. सो मैं इस मोमेंट पे अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आई डोंट नो कि आप क्या कर रहे होंगे. सो रिवीजन इस मोमेंट पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम नहीं है. 10 दिन भी काफ़ी कम होते हैं रिवीजन के लिए. सो मेरा सजेशन यही होगा कि जितना ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है उसको बार बार आप रिवाइज कीजिए. आई डोंट नो, 2 बार 3 बार बहुत लोगों ने ये भी पूछा है कि मैम 2 बार रिवीजन कर लिया और कर लूँ क्या, 4 बार रिवीजन कर लिया और ज़रूरी है क्या. आई डोंट नो. ठीक है, मुझे नहीं पता कितनी बार रिवीजन करनी होंगी, आपको पता होगा कि आप रिवाइज कर रहे हो. जो आपने यूनिट पढ़ी है, जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर रहे हो. रिवाइज करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. इन केस आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं सो यू नीड मोर रिवीजन, और अगर आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, तो ये आपको खुद ये फिगर आउट करनी है कि कितनी कितनी रिवीजन और किस हिसाब से रिवीजन आपके लिए बेटर होगा. ये बहुत एक सब्जेक्टिव टॉपिक है, सब्जेक्टिव एक चीज़ है. मेरे लिए दो टाइम 3 टाइम रिवीजन करना इनफ हो सकता है, आपके लिए वो नहीं हो सकता. आपके लिए एक टाइम भी इनफ हो सकता है. सो यू नीड टू फिगर इट आउट योर सेल्फ कि आपके लिए कितनी बार रिवीजन करना और कैसे रिवीजन करना फ़ायदेमंद हो सकता है. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्या करती थी, पहले जो भी मैंने अपना सिलेबस एंड ऑल कंप्लीट किया है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं क्वेश्चंस लगाती थी
और क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद मैं ये देखती थी कि कौन कौन से क्वेश्चंस मेरे सही नहीं बने हैं, ठीक है। तो जो मेरे गलत हो रहे थे उनको मैं फिर से रिवाइज करती थी, और जो सही होते थे वो मैं फिर से दूसरे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करती थी, ताकि मेरे टॉपिक वाइज या फिर यूनिट वाइज में मुझे कोई दिक्कत ना आए, मुझे ऐसा नहीं लगे कि यार ये टॉपिक तो पढ़ा था बट ऐसा क्वेश्चन कैसे आ गया कि इस टॉपिक से बना ही नहीं। तो ये मेक श्योर कीजिए जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक से चाहे जैसे भी क्वेश्चन का आए, जो जैसे भी पैटर्न का क्वेश्चन आए, वो आपका बन सकता है, वो आपका बनना चाहिए, ठीक है। रिविजन इसको कहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस माइंडलेसली आप 2 बार 3 बार सेम क्वेश्चंस को रीड कर रहे हो, आप रट रहे हो, बट आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा, तो उसका रिविजन का कोई मतलब नहीं होता। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि मैम 2 बार तो रिविजन कर लिया था, फिर भी क्यों नहीं क्वेश्चन बना, फिर भी क्यों क्वेश्चन अटक रहे हैं। क्वेश्चन इसलिए अटक रहे हैं क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, आपने बस रट लिया उस क्वेश्चन को। 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप रट के फिर से वही आंसर दे दो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस पार्टिकुलर पॉइंट से जो भी क्वेश्चन मुझे इस पैटर्न का बने, मेरे से वो गलत ना हो, मैं वो पहचान पाऊँ, इसी का मतलब होता है रिवीजन। तो चाहे आप जैसे भी रिवीजन करो, जिस भी चीज़ से, चाहे बुक से रिवीजन कर रहे हो आप लोग, आप लेक्चर सीरीज़ देख रहे हो, फिर से आप किसी का वीडियो देख रहे हो, आप कोई अपने नोट्स को ही दोबारा पढ़ रहे हो, तो मेक श्योर कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको इस तरीके से सॉलिडिफाई करके पढ़िए, ताकि आप आगे चल के पढ़ा सको। एंड अनदर थिंग इज़, आप ऐसे रिवाइज कीजिए उस चीज़ को, ताकि उस पार्ट से, उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी सॉलिड रिविजन होनी चाहिए। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिसिंग, सॉरी, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ नेग्लेक्टिंग पेपर वन। सो पेपर वन एक ऐसा एक पार्ट है आपके सिलेबस का, जो काफ़ी लोग ना ऐसा मतलब सोचते हैं कि यार ये तो फ्री का पेपर है। ऐसा नहीं है। पेपर वन इज़ अ मेक और ब्रेक वाला पॉइंट। पेपर वन या तो आपको अपना जेआरएफ दिलवा देगा, या फिर पेपर वन आपको नेट भी आपका रोक सकता है। सो ये अगर आप में अभी तक ये मिथ है कि ऐसा सोचते हो आप कि पेपर टू में मैं 100% दे के आऊँगा, पेपर वन में मुझे नहीं आता, पेपर वन में आप मेरे 20 भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, सो आप बहुत मतलब गलत फंस सकते हो, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप पेपर वन पेपर टू को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो। पेपर वन को तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि पेपर वन में ही काफ़ी दिक्कत आती है। एंड एनटीए का जो पैटर्न अभी नए तरीके से बन रहे हैं, एनटीए का जो नए क्वेश्चन पैटर्न बनाने का जो तरीका है, वहाँ पे एक पेपर वन काफ़ी ज़्यादा वो लोग मुश्किल कर देते हैं। सो मेक श्योर पेपर वन को बहुत अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करके जाइए। एंड पेपर वन एक ऐसा पार्ट भी है जहाँ पे क्या करते हैं ना वो लोग, पीवाईक्यूज काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड करने लगते हैं, ठीक है। नॉट ओनली एजुकेशन वाला पेपर, एक बहुत अच्छा तरीका इसमें रिवाइज करने का ये भी होता है कि आप इसके पहले वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में दूसरे सब्जेक्ट के या फिर दूसरे शिफ्ट में जो पेपर वन के क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि पेपर वन तो सबके लिए सेम ही होता है ना। तो दूसरे शिफ्ट के कौन से क्वेश्चंस आए थे पेपर वन में, वो आप इस टाइम पे रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको एक आइडिया मिलेगा कि ओके, इस यूनिट से, इस पार्ट से ऐसे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर मुझे लगता था कि मैंने इसके बस फिल इन द ब्लैंक्स या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन सीखे, तो यहाँ से असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन बन रहा है। तो ऐसा एक आइडिया लेने की कोशिश कीजिए। इस हिसाब से आप अकस्टम होते रहो कि ओके, इस पार्ट से ऐसे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, इस पार्ट से आपके ऐसे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। सो वो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट इज नॉट प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज। सो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना इज़ द बेस्ट वे ऑफ रिवाइजिंग योर एग्जाम। प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए। नाउ पीवाईक्यू का मतलब क्या है? सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए आपके जो रीसेंट क्वेश्चंस है। सपोज 2023 दिसंबर का पेपर है ये। सो जून में कौन सा पेपर आया था, जून के कैसे क्वेश्चंस थे, देन 2022 वाले पेपर्स, 2021 का पेपर, 2020 का। तो ये 3-4 साल के तो पेपर्स बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके जाइए। टाइम बचता है, इसके आगे वाले पेपर सॉल्व कीजिए, 18-17 तक सॉल्व करके जाओ, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो 2020 तक भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके जाइए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मेक श्योर कि आप जो रीसेंट ईयर के सेट के पेपर्स है, मेड भी वेस्ट बंगाल सेट, महाराष्ट्र सेट, जेके सेट, कर्नाटका सेट, देन योर गुजरात सेट, राजस्थान सेट, नॉर्थ ईस्ट सेट, तो ये जो पेपर्स होते हैं यहाँ से भी काफ़ी आपके रेलेवेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस बनते रहते हैं। सो उनको भी प्रैक्टिस करना मत भूलना। इन केस यू हैव द एक्सेस तो डू दैट, ठीक है। अच्छा, एक्सेस कहाँ से मिलेगी? तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारे मैंने पेपर्स क्रोनोलॉजी वाइज सारे आप लोगों को दे रखा है, ठीक है। आपको वहाँ से मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको वो सॉल्व पेपर्स चाहिए तो सॉल्व भी मैंने अपने यूट्यूब के चैनल पे ही करवा रखा है। तो आप प्लेलिस्ट चेक करोगे, आपको सारे पेपर्स सॉल्व मिल जाएंगे, ठीक है। सो इतना तो काम आपको करना ही पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइडेड है
आपको बस उनको ढूंढना है, अपना टाइम निकालना है और उनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो प्रैक्टिस करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs को प्रैक्टिस पक्का से करके जाना, ठीक है। इस टाइम पे नई चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना पढ़ा है पेपर वाइज आप PYQs को सॉल्व कीजिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डोंट ओवर वर्डन योर सेल्फ। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता था। तो जो भी लोग काफ़ी मतलब कम्पिटिटिव होते हैं या फिर काफ़ी डरे हुए होते हैं, दो ही चीज़ होते हैं। तो उन लोगों को ना लगता है कि यार मैंने जितना भी पढ़ा है कम पढ़ा है, उसने ज़्यादा पढ़ा है, उसने उसको थोड़ा ज़्यादा आता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने दोस्तों से बात करते हैं या फिर किसी और टीचर की बात सुनते हैं, किसी किसी भी कुछ भी सुनते हैं, तो उनको लगता है कि यार ये ही सही बोल रहे हैं और ये तो नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन आपके लिए होगा कि आपको जितना आता है ना, आप उतने में संतुष्ट रहिए, ठीक है। ज़्यादा नॉलेज लेके आप कोई कहीं नहीं जाने वाला। जितना आपने पढ़ा है उतना सॉलिड पढ़ा है, अपनी मेहनत पे थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए, अपने मेहनत पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए। आपको जितना आता है दैट इज़ मोर देन इनफ। कोई ज़रूरत नहीं है लास्ट मोमेंट पे खुद को बर्डन करना कि ये भी कर लेते, वो भी कर लेते, इसने ये बोला था, उसने वो बोला था। नो, वो मत करो, ठीक है। सुनो सबकी बट करो अपनी। जो आपको लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए, वो आप खुद कीजिए। कोई आपको कुछ नहीं बोल सकता, सभी एक ही लेवल पे हो, ठीक है। सभी एक ही लेवल पे रहता है। मुझे भी नहीं पता कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे, या फिर किसी और टीचर को भी नहीं पता कि कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, हम अपने एनालिसिस से, हम जितने ईयर के एनालिसिस किया है, फिर जितना अपना एक्सपीरियंस है, वहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये पोर्शन पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर ये पार्ट पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बट क्वेश्चन लगाना तो आपने खुद ने है, क्वेश्चन सॉल्व तो आपने खुद ने ही करना है। तो इसलिए मेक श्योर कीजिए कि आप खुद को बर्डन नहीं कर रहे हो, जितना आपसे हो सकता है वो आप बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। इस मोमेंट पे आपके दिमाग को थकाओ मत, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत ले लो कि ये भी करना है वो भी करना है, और एंड मोमेंट पे सब चीज़ की खिचड़ी नहीं बनानी है, ठीक है। तो जितना आपने पढ़ा है अभी तक, जितना आपको आता है, उस चीज़ पे ट्रस्ट कीजिए। आपने जितनी पढ़ी है, जितना मेहनत की है, वो अच्छी तरीके से आपकी हुई है। उस पे बस आप फोकस कीजिए, और एक्स्ट्रा चीज़ों पे बर्डन करना, खुद को प्रेशर देना कोई ज़रूरत नहीं है। दिमाग को थोड़ा ठंडा रखने की कोशिश करो, ठीक है। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लिमिटिंग द रिसोर्सेज। इस मोमेंट पे भी रिसोर्स ये खुद मत करना कि बस मुझे इतना ही पढ़ना है या फिर इतना ही कर लेना है तो हो जाएगा। ये हो जाएगा वाला जो एटीट्यूड है ना, वो सही नहीं होगा। किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए ना, यू हैव टू गो लाइक जहाँ तक ज़रूरी है वहाँ तक। तो यहाँ पे इतना कर लेंगे तो हो जाएगा, उतना पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता कि हाँ बस इतना कर लो हो जाएगा। ऐसा कोई मार्केट में बुक भी नहीं है बस वो जो ये बोल दे कि बस इतना पढ़ लो आपका नेट हो जाएगा, आपका JRF हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कर सकता है कोई, ये नहीं बोल सकता है, क्योंकि कोई एग्जाम किसी के बस में नहीं है। खुद को ना लिमिट मत कीजिए, खुद को बर्डन तो मत कीजिए, साथ ही साथ खुद को लिमिट में मत कीजिए कि बस इतना पढ़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा। यस, नोट्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक है, ये बहुत ही बेसिक है, सब करते हैं, वो आपको भी करना है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, खुद को स्मार्ट वर्क करना सीखिए। इस टाइम पे स्मार्ट वर्क इज विल बी मच मोर हेल्प बेटर देन योर हार्ड वर्क। तो टाइम जितना आपको मिल रहा है उतना टाइम को यूटिलाइज करना सीखो, जितना ज़्यादा हो सके उतने 3 घंटे प्रैक्टिस करना सीखो एवरी डे। अभी जो 10 दिन आप लोगों को मिल रहा है, मेक श्योर कि आप एक पेपर तो कंप्लीट फ्रॉम पेपर 1 से लेके पेपर 2, 150 क्वेश्चंस 3 घंटे में आप सॉल्व कर लो। क्योंकि ये चीज़ ना बहुत कम लोग आपको बताता है, क्योंकि एग्ज़ाम के जो 3 घंटे होते हैं वो बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं। अगर आपने अपनी माइंड एंड बॉडी इन दोनों को उस हिसाब से अकस्टम नहीं किया है, तो आप एग्ज़ाम में बैठ के ही ना मतलब थक जाओगे कि यार 3 घंटे कब कंप्लीट होगा, कब ख़त्म होगा। ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में नहीं होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम से पहले ही मेक श्योर कि आप इतना खुद को अकस्टम कर लो, खुद एक एक हैबिट बना लो कि एवरीडे आप 3 घंटे एक ही टाइम पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम के माहौल पे आपको अपनी मेंटली प्लस फिजिकली दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना होगा। आपको अपना ये नर्वसनेस या फिर जो आपकी थकान होती है कि 3 घंटे बैठा नहीं जा रहा है, वो सारी चीज़ें कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप इस हिसाब से भी खुद को रेडी कीजिए, 3 घंटे बैठने के लिए भी खुद को प्रिपेयर कीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि अगर वो नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में बैठ के आपको फिर दिक्कत आ जाएगी, यार 3 घंटे बैठा नहीं जा रहा, या फिर ध्यान नहीं लग रहा है क्वेश्चन पढ़ने का, पढ़ रहे हो समझ नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन को 4 बार पढ़ रहे हो, गलत होता है वो, ठीक है। एक क्वेश्चन को
मैक्सिमम 2 से 3 बार पढ़े, उससे ज़्यादा मत पढ़े, क्योंकि फिर वो टाइम भी वेस्ट करेगा और फिर वो आपको ना काफ़ी मतलब दिक्कत भी देगा। बैक ऑफ द माइंड वो सताते रहेगा कि यार ये क्वेश्चन शायद गलत होगा, ये क्वेश्चन शायद गलत होगा। सो डोंट वरी, ठीक है? ये चीज़ भी मैं बताना चाहूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम हॉल में इसके ऊपर मैं और दूसरा भी वीडियो बना दूँगी, डोंट वरी। बट ये चीज़ मैं फिर से बता दूँ आप लोगों को कि एग्ज़ाम हॉल में आपके 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऑल द क्वेश्चंस विल कैरी 2 मार्क्स ईच, ठीक है? सबको समान तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व करनी है और आपका सबको 2 मार्क्स ही मिलने वाले हैं, सारे क्वेश्चन में 2 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। सो कोई भी क्वेश्चन को ना आपको ईगो पे नहीं लेना है कि यार इसको तो मैं सॉल्व करके रहूँगा या इसको तो मैं सॉल्व करके रहूँगी, ऐसा नहीं करना है। अगर नहीं आ रहा है समझ के, 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, नहीं समझ आ रहा है, छोड़ दो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के पीछे आप अपना 10 मिनट, 15 मिनट वेस्ट मत करना, जिससे आपके बाकी के क्वेश्चंस अफेक्ट हो, ठीक है? तो किसी भी पॉइंट पे एग्जाम में खुद को इतना नर्वस नहीं कर लेना है कि क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आ रहा है। ये हौच पौच वाली सिचुएशन क्रिएट मत कीजिएगा खुद के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ कि खुद को मैसी सिचुएशन में मत डालना। जो नहीं आ रहा है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। उसको अगर आपको नहीं आ रहा है, बाद में आप देख लो, रिवाइज करना है। हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट अच्छी तरीके से करना है। मैं किसी से भी ये नहीं सुनना चाहती हूँ कि मैम 3 घंटे का काम, 3 घंटे का क्वेश्चन जो पेपर था, वो टाइम था, वो बहुत कम मिला, हमें टाइम नहीं मिला पूरा कंप्लीट करने का। ऐसा नहीं होता, 3 घंटे इज़ मोर देन इनफ। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को ही आपको उन्हीं 3 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं, ठीक है? सो ये एक चीज़ करनी है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ बिलीव इन योर सेल्फ। जितना आपने पढ़ाई की है, जितने आपने इतने दिन तक आप सुबह उठ के पढ़ रहे हो, आप इतने सारे लेक्चर्स देख रहे हो, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, इतने सारे बुक्स के बारे में देख रहे हो आप, तो उस वो सारी चीज़ों को थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस रखो कि मैंने इतनी मेहनत की है, मेरे से होगा ये चीज़, ठीक है? खुद को बिलीव रखिए, खुद पे बिलीव रखिए, अपनी मेहनत को ट्रस्ट कीजिए। उससे बेटर और कोई चीज़ नहीं होंगी। इफ़ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ देन यू कांट डू, ठीक है? और ये चीज़ में मैं आपको बोलना चाहूँगी, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम लगाओ, वो चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो, चाहे फिर वो सेकंड अटेम्प्ट हो, थर्ड अटेम्प्ट हो, दिमाग से निकाल दो। यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछते हैं कि मैम मेरा तो 2 बार नेट हो चुका है बट जेआरएफ नहीं हो पा रहा है, या फिर मेरा नेट भी नहीं हो पा रहा है, मैंने 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया। तो अपने दिमाग पे ना हमेशा ये चीज़ बिठा लो कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है? अगर जब भी आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि यार इस बार ना ठीक से नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम फिर से कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर से कर लेंगे। सो ये नेक्स्ट टाइम वाला ना कभी ख़त्म नहीं होता, ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। सो मेक श्योर कि आप अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लो कि दिस इज़ माई लास्ट मोमेंट, दिस इज़ माई लास्ट अटैम्प्ट, ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, मुझे इसी बार मतलब एकदम डू और डाइज वाली सिचुएशन है, इस बार तो निकालना ही निकालना है। ये वाले इस एटीट्यूड के साथ जाओ आप एग्ज़ाम देने। यस, ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं है, बट जितना आपने पढ़ाई की, अगर आपने मेहनत से पढ़ाई की, आपको अपने मेहनत पे ट्रस्ट है, तो एग्ज़ाम क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा एग्ज़ाम के लिए। सो मेक श्योर कि आप, मैंने जितनी भी बातें बोली है उनको थोड़ा ध्यान में रखिए। एंड इसके साथ साथ मैं अपने चैनल पे प्रिपेयर भी करवाती हूँ आप लोगों को। सो इन केस यू हैव नॉट येट वॉच एनी ऑफ माई वीडियोज़, तो प्लीज़ मेरे प्रिपरेशन वाले वीडियोज़ भी आप देख सकते हो, और मुझसे आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बी